हेलो एवरीवन। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हेस लॉ का क्या है स्टेटमेंट और क्या है इसके एप्लीकेशंस। सो वंस अगेन आई विल रिवाइज इट इन शॉर्टली। हेस लॉ क्या कहता है? द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन is always the same whether it takes place in a single step or in a number of steps. तो यही है हेस लॉ का स्टेटमेंट। अगर हमने किसी केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में किया तो उसका एंथैल्पी चेंज, और उसी रिएक्शन को अगर हमने 3-4 स्टेप्स में किया तो इन सब स्टेप्स का मिलाकर एंथैल्पी चेंज जो होगा वो बिल्कुल सेम ही होगा। आई मीन, अगर हमने केमिकल रिएक्शन को एक स्टेप में कराया या फिर ज्यादा स्टेप्स में कराया, फिर भी इन दोनों केसेस में डेल्टा एच का वैल्यू यही रहेगा। यह है हेस लॉ। फिर देखे थे हमने एप्लीकेशंस ऑफ हेस लॉ। हेस लॉ treats the thermochemical equation just like an algebraic equation. So we can add, multiply, subtract or divide the thermochemical equation just like we do in a algebraic equation. It is also useful to calculate the enthalpy of formation of a compound in its standard state. It is also useful to calculate enthalpy of combustion of any substance. इसके अलावा it is also used to determine the enthalpy of those reactions which do not occur directly, and it is also useful to calculate the enthalpy of those reactions which are not possible experimentally. अब ये दो मैंने जो लास्ट के कहे इनके बारे में, इनके एग्जाम्पल में आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं एंथैल्पीज। तो चलिए देखते हैं। हम पहले हम देखेंगे द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। देखो फॉर एग्जांपल, सो आई विल राइट हियर द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, the enthalpy of formation of CO, that is carbon monoxide, cannot be determined experimentally, right? तो हेस लॉ का यूज करके इसको हम कैसे फाइंड करेंगे हम देखेंगे अभी। अगर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमें इक्वेशन लिखना अगर है तो CO आएगा गैसियस स्टेट में। कार्बन, आई टोल्ड यू, ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, इट्स अ स्टैंडर्ड स्टेट। यहां पे ऑप्शन एक ही है तो आएगा O2 गैसियस स्टेट में। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा ऑक्सीजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक ही चाहिए, तो इसके लिए आपको 1/2 लिखना पड़ेगा ताकि 2 हो जाएगा कट। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा बैलेंस। ये है हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन, और इस रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H नॉट का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे अगर हमें डेल्टा H नॉट का वैल्यू फाइंड करना है तो पॉसिबल नहीं है, बट बाय यूजिंग हेस लॉ हाउ टू फाइंड इट, लेट्स सी। तो हमें यहां पे इक्वेशन दिया है, समझो। Suppose the equation is there, graphite react with oxygen, gaseous, it gives CO2 gaseous। इसके लिए डेल्टा H नॉट का वैल्यू दिया है और ये वैल्यू है -393.5 किलो जूल्स। दूसरा हमें इक्वेशन दिया है CO2 का
CO gaseous प्लस 1/2 O2 gaseous। यहां पे डेल्टा H नॉट का वैल्यू दिया है हमें -283.0 किलो जूल्स। चलो अभी ये दोनों इक्वेशन हमको न्यूमेरिकल में यहां मतलब दिए होंगे, ये दोनों इक्वेशन पॉसिबल है और इनके लिए डेल्टा H नॉट का वैल्यू भी दिया है। चलो हम पहले इक्वेशन के वैल्यू को लिखते हैं डेल्टा H1, इसके लिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा H2, राइट। नाउ दिस इक्वेशन विच इज गिवन अबव, ये जो इक्वेशन है जो पहले यहां पे दिया हुआ है मैंने, ये आपको लाना है इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके। तुम्हाला या दोन्ही इक्वेशन वरून हे इक्वेशन डिराइव करायचं है, आपको इक्वेशन को डिराइव करना है, ये वाला इक्वेशन। तो इसके लिए पहले हम एक काम करेंगे। देखो हमें क्या चाहिए, ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो देखिए यहां पे हमको कहां पे दिख रहा है, सी ग्रेफाइट है क्या, यस ये है पहले इक्वेशन, राइट। और इधर हमें दिख रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इधर आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, क्या कहां पे है, सेकंड इक्वेशन में, लेकिन वो इस साइड में है, ऑन द रिएक्टेंट साइड। हमें चाहिए था इस साइड में, कहां चाहिए था हमें, ऑन द प्रोडक्ट साइड। देखिए ये है आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन और आपको लाना है इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ये इक्वेशन लाना है। सी ग्रेफाइट भी यहां पे दिखाई दे रहा है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इस प्रोडक्ट साइड में है, यहां तो ये है ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हम एक काम करते हैं, यहां पर पहले इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्ट। सो चलो मैं यहां पे देता हूं माइनस साइन, इसके लिए इधर भी आएगा माइनस साइन, और मैं यहां पे लिखता हूं यस सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। मैं इसे कहूंगा इक्वेशन 1, मैं इसे कहूंगा इक्वेशन 2। चलो फिर क्या आता है, मैंने कहा आपको सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए जो भी आएगा हम यहां पे अभी लिखते हैं। लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं यहां पे दिखाता हूं एरो। देखिए CO2 गैसियस इधर भी है, क्या है माइनस CO2, तो ये हो जाएगा कट, CO2 माइनस CO2 हो जाएगा कैंसर। नाउ जो भी आगे बचेगा वो है सी ग्रेफाइट, यस। नाउ O2 माइनस 1/2 O2, 1 मोल ऑफ O2, यहां पे 1 है ना, माइनस 1/2 मोल ऑफ O2, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 1/2 O2 गैसियस। इधर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। सो यहां पे क्या आएगा फिर, नन, सपोज 0। क्या है यहां पे, ये जो दिख रहा है ना माइनस, क्या बचा है यहां पे, CO जो कि है गैसियस स्टेट। देखिए सी ग्रेफाइट मैंने यहां पे लिखा 1 O2 माइनस 1/2 O2 मिला हमें 1/2 O2, और ये माइनस CO हमने यहां पे लिखा, यहां पे CO2 माइनस CO2 बचा है 0। अब मैं काम करता हूं, इस CO को मैं इधर लेकर आता हूं, तो C ग्रेफाइट प्लस 1/2 O2 gaseous gives CO gaseous। Now look at this, हमें जो इक्वेशन चाहिए था ये वाला हमको मिल गया। इसमें हमने क्या चीज के पता है, अभी हमको चाहिए वैल्यू डेल्टा H नॉट वाला। सो डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा फिर, यस डेल्टा H नॉट 1 माइनस
delta H naught 2, so minus 393.5 minus 283.0, so minus 393.5 plus 283, yes, क्या मिलेगा? साइन इज माइनस देयर, सो 393.5 माइनस 283 करना पड़ेगा हमको, 5 0 1 and here also 1, so value is minus 110.5 kilojoule. So this is the value of delta H naught for the given equation. Okay, so answer is right. So the enthalpy of formation of CO ये हमने निकाला कुछ इस तरीके से। आया समझ में? वो इजी है, इसको आप पहले लिख लीजिए प्रॉपरली आपके नोटबुक में। देखिए इसके बाद में हमारा और एक था एप्लीकेशन, क्या था वो? यस, Hayes law can be useful to calculate enthalpy of those reactions which do not take place directly. इसका एग्जांपल आपको समझ में आएगा? आया मतलब सेम ऐसा अभी दूसरा देखते हैं हम लोग। See for example, the formation of methane from its element, as I told you, formation of मीथेन, यस, मीथेन का फॉर्मेशन सी ग्रेफाइट H2 here twice. Now this is the required equation. डेल्टा H नॉट वैल्यू हमको इसका भी निकालना है। देखिए हमारी बात हुई थी प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में, ये हमने लिखा है, बट दिस इक्वेशन इज हाइपोथेटिकल इक्वेशन। इन प्रैक्टिस दिस इज नॉट पॉसिबल टू कंबाइन वन एटम ऑफ ग्रेफाइट, आई मीन 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट, एंड it should be combined with the 2 moles of H2 gas. Practically it is not possible. This reaction will not take place directly. तो इस रिएक्शन का जो भी डेल्टा H नॉट वैल्यू है ये हम निकालेंगे, ढूंढ के निकालेंगे बाय यूजिंग द हेस लॉ। कैसे? देखिए आपको यहाँ पे समझो कुछ इक्वेशन दिए हैं, आई विल राइट ऑल दिस इक्वेशंस ऑन द बोर्ड। सो पहला मुझे दिया है इक्वेशन नंबर 1, वो है सी ग्रेफाइट plus O2 gaseous gives CO2 gaseous delta H, मैं इसे कहूंगा H नॉट 1 चलेगा, माइनस 393.5 किलो जूल। सेकेंड मुझे दिया है इक्वेशन, वो है H2 gaseous प्लस 1/2 O2 gaseous gives H2O liquid। डेल्टा H2 नॉट का वैल्यू दिया है यहां पे माइनस 285.8 किलो जूल। थर्ड CH4 gaseous twice O2 gaseous gives CO2 gaseous plus twice H2O liquid। डेल्टा H नॉट 3 का वैल्यू यहां पे दिया है, तो वो वैल्यू है माइनस 890.3। ओके, ये आपको दिया है गिवन डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर वन थिंग, ये न्यूमेरिकल नहीं है। न्यूमेरिकल हम लोग कब लेने वाले हैं? व्हेन वी एंड द चैप्टर, दैट इज थ्योरी पार्ट।
ये मैं बता रहा हूं आपको कि एप्लीकेशन क्या है हेस लॉ का। तो जो लास्ट के दो थे एप्लीकेशंस, इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। अभी जैसे मैंने आपको कहा, ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन और ये है हमारा मतलब हमको दिए गए इक्वेशन। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, ठीक उसी तरीके से ये 3 एग्जांपल का यूज करने के बाद आपको आना चाहिए पहला वाला इक्वेशन। सो दिस इज नथिंग बट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन का यूज करके आपको ये इक्वेशन लाना है। जरा सोचिए कैसे निकालेंगे। यस, एनी गेस? इक्वेशन को देखिए, मुझे बताइए इसमें हमें क्या करना चाहिए। चलो देखते हैं हम लोग। रिक्वायर्ड इक्वेशन पे इक्वेशन में आपको दिया गया है कि यहां पे सी है ग्रेफाइट, वो हमको मिला है इक्वेशन नंबर 1 में। फिर ढूंढिए, देखिए मोस्टली ये जो होता है ना बीच वाला, इसको ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, ये अपने आप आपको मिल जाता है। जस्ट ट्राई टू सर्च द फर्स्ट रिएक्टेंट एंड देन द प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। अभी यहां पे हमको ये मिला सी ग्रेफाइट, तो यहां पे दिया है CH4 कहां पे दिखता है आपको, देखो यहां पे। यस, CH4 तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर 3 में, लेकिन आपको पता है CH4 इज ऑन द रिएक्टेंट साइड, हमें चाहिए था ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो क्या करना होगा, ठीक है? इसका मतलब हमको पहला इक्वेशन यस यूज करना पड़ेगा। तीसरा इक्वेशन को हमको करना पड़ेगा माइनस। और एक बात, यहां पे और इक्वेशन दिया ही भी है H2 का, तो यहां पे देखिए H2 इधर है, यहां पे भी H2 है, तो इधर लेकिन 2 दिख रहा है हमको, इधर तो दिख रहा है, यहां पे 2 तो है ही नहीं। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे इक्वेशन को 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको कि बीच वाला कभी कभी मतलब हर बार आपको दिया नहीं होगा, आपको 2 ही इक्वेशन दिए होंगे, तो पहला और लास्ट वाला आपको ढूंढने में पहला यकीन रखना पड़ेगा, और फिर ये आपको मिल जाएगा। चलो यहाँ पे आपको दिया इक्वेशन, तो हम इसका यूज करेंगे फिलहाल। तो बताइए हमें क्या करना चाहिए। यस, एडिंग। मैं पहले आपको बताऊंगा कि मुझे इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 ताकि मुझे यहां पे ट्वाइस मिले, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे इन दोनों को ऐड करना होगा ताकि मुझे इतना पार्ट मेरा मिल जाए। CH4 रिएक्टेंट साइडला आहे, तो आपल्याला ह्या साइडला पाहिजे ऑन द प्रोडक्ट साइड। काय करायचं त्याला, मग बघा एक काम करा, इक्वेशन 1 ला आणि 2 ला ऍड करा। आधी 2 ला मल्टीप्लाय करू आपण 2 ने, आणि मग 2 ना ऍड करू, त्याच्यातनं इक्वेशन 3 आपण करूया सबट्रॅक्ट। सो लेट्स राइट हियर, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, ओके चलो, इक्वेशन 2 by 2 and adding equation 1 to it, then subtracting equation 3 from their addition। देखिए बहुत आसान है, आपको चाहिए था CH4 ऑन प्रोडक्ट साइड, जो था ऑन रिएक्टेंट साइड, इसलिए हमने इसको क्या किया, माइनस किया। या फिर आपने इस इक्वेशन को रिवर्स भी किया तो भी चलेगा। मतलब कैसे करना पड़ेगा आपको, रिवर्स CO2 H2 हो जाएगा उस तरफ, ये CH4 O2 2 यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन में आपको चेंज करना पड़ेगा। डेल्टा H3 का जो साइन है यहाँ पे माइनस दिया है ना 890.3, ये आना चाहिए प्लस 890।
चलो फिलहाल अभी हमने जो लिखा है हम करेंगे यहाँ पे, तो सी ग्रेफाइट, आई विल राइट हियर सी ग्रेफाइट, then twice H2 gaseous gives CH4 gaseous. इसको हमको 2 से करना है मल्टीप्लाई, सो twice H2 gaseous प्लस क्या आएगा 2 2 हो जाएगा, कट जाएगा 2 2 कट, और फिर आएगा यहाँ पे O2 gaseous twice H2O liquid. इन दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, इनमें से इक्वेशन 3 को करना पड़ेगा आपको सब्सट्रैक्ट. सो चलो पहले इसको हम ऐड करते हैं. यहाँ पे मैंने वैसे यहाँ पे बाईस चुने, यहाँ पे ओके सॉरी. चलो फिर हम दोनों को ऐड करते हैं, तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा सी ग्रेफाइट प्लस यस क्या आएगा इसमें twice H2 gaseous, O2 plus O2 आएगा twice O2 gaseous gives yes CH4 I'm sorry, यहाँ पे क्या है CO2. तो एक्चुअली ये इक्वेशन को ना हम लोग इन दोनों का कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये सी ग्रेफाइट O2 है, CO2 है, और फिर यहाँ पे हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अभी भी सही है. CO2 गैसियस प्लस ट्वाइस H2O लिक्विड. ठीक है, हमने अभी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को हमने ऐड किया. ओके, आपने थोड़ा सा रोड गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट. अभी इसमें से हम इक्वेशन 3 को करेंगे माइनस, तो क्या मिलेगा देखो, CH4 gaseous plus twice O2 gaseous gives CO2 gaseous plus twice H2O liquid. लेकिन याद रखिएगा हमें करने का है इसको सब्सट्रैक्ट, सो अगले माइनस 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 माइनस. क्या हुआ देखिए, ये CO2 कट, H2O माइनस H2O कट, आई मीन यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे ये है ट्वाइस O2, यहाँ पे भी है ट्वाइस O2, एरो के उस तरफ है तो हम उसको करेंगे माइनस. अभी जो भी बचता है देखिए ठीक से गौर से देखिए क्या दिया है, सो सी ग्रेफाइट यस प्लस ट्वाइस H2 गैसियस. जैसे मैंने आपको बोला कि ये माइनस CH4 है, इधर माइनस है, इस साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा, यस ये हो जाएगा प्लस, बिकॉज Hess law treats any thermochemical equation just like an algebraic equation. तो उस हिसाब से अगर ये माइनस है तो ऑन दिस साइड इट विल बिकम प्लस. तो देखिए हमें जो इक्वेशन चाहिए था वो फिलहाल हमें मिल गया है. अभी हमने जो भी कुछ किया है डेल्टा H नॉट के वैल्यूज फाइंड करने के लिए, सो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा H नॉट 1 प्लस 2 इंटू डेल्टा H नॉट 2. याद होगा यहां पे हमने क्या किया, इसको डेल्टा H नॉट 1 प्लस इसको हमको 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. थर्मोकेमिकल इक्वेशन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो डेल्टा H नॉट के वैल्यू को भी मल्टीप्लाई करने का ना भूलिएगा. तो हमने यहां पे लिखा है डेल्टा H नॉट 1 प्लस ट्वाइस इंटू डेल्टा H नॉट 2. फिर इसमें से हमें डेल्टा H नॉट 3 का वैल्यू करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट. सो जस्ट पुट दिस वैल्यूज टुगेदर, माइनस 393.5 प्लस 2 इन ब्रैकेट क्या आता है, माइनस 285.8 यस माइनस, ये माइनस तो यहां का है, अभी इसका वापस माइनस साइन है यहां पे, सो माइनस 890.3. देखिए क्या आता है, माइनस 393.5 प्लस क्या आता है, यस
साइन, लेकिन इसका आएगा माइनस, तो इसका साइन इज माइनस, बिकॉज ये माइनस इंटू प्लस होगा माइनस। अभी इसका साइन तो चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का हो जाएगा यहाँ पे प्लस, सो इट्स 890.3। क्या आता है आगे बोलिए? यस, 6 + 1 is 11। यस, 6 + 5 is 11, 1 carry, 3 + 1 is 4, + 1 5, 9 + 7 16, 3 + 4 is 9, so value will come -965.1 + 890.3। करते हैं इसका सब्सट्रैक्शन, तो 965.1 890.3, ये क्या आता है? यस, 4, yes, answer comes to be -74.8 kilojoules. Check out, it's exactly right answer. So आया समझ में हमने यहाँ पे कैसे किया? प्रॉपरली इसको लिख लीजिएगा। ऐसे टाइप के आते हैं न्यूमेरिकल्स हेस लॉ के ऊपर, जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली प्रैक्टिस के बाद ये थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी है नहीं कुछ। वैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल्स लेने वाले हैं, लेकिन बाद में आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपरली आपके नोटबुक में। लिख लिया आपने? देखिए हम आगे बढ़ते हैं अभी इसके। नेक्स्ट पॉइंट इज spontaneous process. Now, what is the meaning of the term spontaneous? I think I told you the idea behind the spontaneous process. The process which takes place on its own without an external influence are called, yes, spontaneous process. Yes, the process which takes place on its own, अपने आप होता है, naturally होता है, without an external influence or external force, it is known as a spontaneous process. So naturally होता है, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की यहाँ पे जरूरत हमें नहीं पड़ती है, it is known as a spontaneous process. देखिए फॉर एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल हम यहां पे दे सकते हैं। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ वाटरफॉल। यस, ऊंचाई से नीचे गिरने वाला पानी, वाटरफॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। या फिर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन अ हॉट टी। अगर चाय गर्म है सो इसमें क्या हो जाएगा? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन हॉट tea. This will be the example of a spontaneous process. Then, yes, the reaction between, if you see the reaction between, yes, HCl and NaOH, जो भी होगा अपने आप ये रिएक्शन हो जाएगा।
So there is a formation of NaCl plus H2O. You know that this reaction is also known as neutralization reaction. So this reaction is also an example of spontaneous process. अपने आप होगा ये process. Then you can take one more example, melting of ice. आइस अपने आप मेल्ट होगा, इसमें कोई मतलब सरप्राइजिंग बात नहीं है, तो ये होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. वन फॉर एग्जांपल, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू lower temperature. So this different example we can give for the spontaneous process. Anything which can occur naturally is known as a spontaneous process. Let's see the features of spontaneous process. One by one. First of all, the spontaneous process, they are natural as well as they are irreversible. नेचुरल होती है और होती है इरिवर्सिबल, उसका डायरेक्शन हम लोग चेंज नहीं कर सकते. देन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर always unidirectional. See, these processes are always unidirectional. एक डायरेक्शन में होगा. Spontaneous processes, they may be either slow or fast. जरूरी नहीं है कि वो spontaneous process चाहे slow हो या फिर fast हो, ये स्लो हो सकता है या फिर फास्ट हो सकता है. सो स्पॉन्टेनिटी डज नॉट कंसर्न द रेट ऑफ रिएक्शन. कोई भी प्रोसेस अगर फास्ट हो या फिर स्लो हो तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो सकता है. जरूरी नहीं है कि वो फास्ट ही होना चाहिए या फिर स्लो होना चाहिए. दैट वी कैन से रिगार्डिंग द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, देन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दे आर feasible or we can say they are probable. Means practically possible होते हैं वो. They are known as a feasible or probable. So these are some features of spontaneous process. Remember, no external force will be required for the spontaneous process. So this thing we have to remember. Okay? तो ये है इसके फीचर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के. और भी बहुत सारे एग्जांपल आप लोग दे सकते हो यहाँ पे. ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. Yes. The process which are forbidden or made to take place by supplying energy externally are known as non-spontaneous
processes. The processes which are forbidden or made to take place by supplying the energy externally are known as a non-spontaneous process. So they are not natural, obviously. यहाँ पे जो पॉइंट दिए हैं, they are not natural. They are, yes, they are, or they may be reversible. Then यहाँ पे क्या आएगा? They may not be irrational. तो ये सब ये इनके अगेंस्ट आएंगे नॉन स्पॉन्टेनियस के पॉइंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर नॉट नेचुरली अकरिंग, दे आर मेड टू टेक प्लेस बाय सप्लाइंग सम एक्सटर्नल एनर्जी. इसका एग्जांपल क्या होगा बताइए आप लोग. यस, इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. वाटर अंडरगोज अ प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. तो ये भी होता है, यस, एन एग्जांपल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को स्टॉप कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. इस तरीके से ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल सोर्स पे. इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर रिफाइनिंग बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्या होते हैं? These are the examples of, yes, non-spontaneous process. Okay, many more examples you can also give here. Okay, तो ये होते हैं non-spontaneous process. Spontaneous process and non-spontaneous process. ये और क्या होता है? Spontaneity. जबकि अपना कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिएगा, कोई केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसका स्पॉन्टेनिटी. तो उसको डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन सा है, ये हमें देखना पड़ेगा. फिलहाल के लिए आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा ये सब. Later, next point is relation between energy and the spontaneity. Now see, those reactions are spontaneous in which products are more stable than the reactants. ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन की, तो यहां पे है रिएक्टेंट, वो देंगे हमें प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? कम है, तो किसे? विद एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट, देन मींस प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट. प्रोडक्ट स्टेबल लेकिन तभी होंगे जब उनकी एनर्जी कम होगी. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमने रिएक्शन किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, KOH reacts with HCl, there is a formation of KCl plus H2O. As I told you, this is a strong acid, this is a strong acid, this is a strong base. So this reaction is known as neutralization reaction. So इसमें डेल्टा H नॉट का जो वैल्यू होता है, I told you, -57. Yes, 3 kilojoules. ठीक है. So this reaction is there. ये है aqueous, 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 liquid. So यहाँ पे हमने ये रिएक्शन देखा लिया है. Now this reaction is known as, I told you, neutralization reaction. Whenever a strong acid reacts with a strong base, it always gives this much amount of it. Its value is -57.13 kilojoules per mole. Understand? Now the thing is, this reaction, you know that it's an example of exothermic reaction. इसका मतलब तो ये हुआ, अगर रिएक्शन को होना है स्पॉन्टेनियस, देन इट मस्ट बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
If certain reaction is spontaneous, then it must be an exothermic reaction. This we can say on the basis of this example. क्योंकि जैसे ही आप लोग HCl को और KOH को साथ में लाओगे, अपने आप रिएक्शन हो जाएगा स्पॉन्टेनियस. दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि exothermic reactions are spontaneous. But there are some examples are there in which reactions are endothermic reactions, but still they are spontaneous. कौन से? Let's see. Ice, आपको पता है H2O. Ice, it will melt and will change into liquid state. So in this case, delta H naught, आपको पता है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कैसा वैल्यू प्लस 6.01 किलो जूल्स पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्या है यहां पे? तो आइस मेल्ट होना देखा हमने, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बट लुक एट द साइन, डेल्टा एच साइन क्या दिया है? प्लस means this reaction is an example of endothermic reaction. चलिए और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे. आपको पता है ना NaCl जो कि होता है सॉलिड, if it is added in water it will produce NaCl aqueous. आपको पता है डेल्टा H नॉट का जो वैल्यू यहाँ पे होता है, ये वैल्यू है 3.9 या फिर you can take 4 kilojoules. So this is the value for enthalpy of the solution. आपको याद होगा यहाँ पे भी इसका साइन है पॉजिटिव. even this is also an example of endothermic reaction. इसका मतलब देखो ये दोनों भी एग्जाम्पल्स है एंडोथर्मिक रिएक्शन के, और ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है. Now look at this one thing. ये जो रिएक्शन मैंने लिखे हैं यहां पे, ये है एंडो और ये है एक्सो. इसका मतलब ये हुआ the energy is not only criteria to decide the spontaneity. So it is evident that energy is not only the criteria to decide the spontaneity. This is our conclusion. So ये है ओके. ठीक है, देखिए आज हम लोग यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि वीडियो का साइज अगर बड़ा होता है तो अपलोडिंग में टाइम लगता है, और फिर आपको भी तो चाहिए होता है नेट, इंटरनेट. तो मेरे ख्याल से हमको यहाँ पे रुकना चाहिए. बाकी का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्रॉपरली, यही हमारे नोट्स है. ओके, अभी मेरे ख्याल से 2 और लेक्चर्स यहाँ पे, इसमें तो एरिया हमारा पार्ट हो जाएगा. देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स. आफ्टर दैट I will give you assignments as well as classwork that you have to solve. Okay, and also I will discuss that those classwork and assignments here in the classroom. So please stay at home and be safe. Have a nice day.